Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. चलो स्टार्ट करें। बोलो। स्टार्ट करें। तो सभी हेडिंग डाल दो एरर। सभी हेडिंग डाल दो एरर। ERROR। सभी हेडिंग क्या डाल दो? एरर। ERROR। चलो डाल दिया हेडिंग सभी ने। इसमें लिखना सभी। टू मेजर द एनी फिजिकल क्वांटिटी। टू मेजर the any physical quantity. To measure any physical quantity. To measure any physical quantity. Mistake made by the human in that process. Mistake made by the human in that process. In that process are called as error. In that process एरर में ही एरर मेजरमेंट में ही चल रहा है। एज एरर मेजरमेंट में ही चल रहा है, लेकिन अब हम एरर पढ़ रहे हैं। आर कॉल्ड एज एरर। बोलो क्लियर है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में जो ह्यूमन के थ्रू मिस्टेक होता है वही क्या बन जाता है? एरर। बोलो क्लियर है? अब हम यदि जनरली बात करते हैं तो मैं एरर को दो ही पार्ट में डिवाइड करता हूँ। यदि हम एरर का बात करते हैं तो एरर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ।
टाइप्स ऑफ एरर में हम एक तो लिखते हैं कौन सा, सिस्टमेटिक या इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। और सेकंड लिख सकता हूं मैं रैंडम एरर। और मैं सेकंड कौन सा लिखता हूं, रैंडम एरर। ठीक है, पहला कौन सा लिखा, सिस्टमेटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर, और दूसरा कौन सा लिखा, रैंडम एरर। बोलो क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनना, सिस्टमेटिक या इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, बेसिकली किसी भी सिस्टम में या इंस्ट्रूमेंट में आने वाला जो छोटा मिस्टेक होता है। जैसे कि सपोज करो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज करो तुम्हारे पास एक स्केल था। स्केल कितना मेजर कर सकता था, 15 सेंटीमीटर यहाँ से, और स्केल कितना मेजर कर सकता है, 15 सेंटीमीटर। जनरल स्केल है, जीरो से कहाँ तक मेजर कर सकता है, 15 सेंटीमीटर से। क्या हुआ, तुमसे ये गलती से ब्रेक हो गया। तुमसे गलती से क्या हुआ, ब्रेक हो गया। और अब तुम्हारा जो रीडिंग स्टार्ट होता है वो तुम्हारा स्टार्ट होता है इस तरह से, यहाँ पर 3 आता है और उसके बाद कंटिन्यूसली है। बोलो क्लियर है। बताओ, तुम्हारा स्केल ब्रेक हो गया, और स्केल ब्रेक होने के बाद हमारे पास एक तो छोटा पार्ट रह गया और एक बड़ा वाला पार्ट रह गया। और छोटे पार्ट में हमें ऐसे दिख रहा है, छोटा वाला पार्ट तो अलग है और बड़ा वाला पार्ट हमें इस तरह से दिख रहा है जैसे मैंने अभी रीडिंग मिड में से ड्रॉ किया। तो अब एक बात बताना ध्यान से, यदि मुझे सपोज करो 8 सेंटीमीटर मेजर करना है। कितना मेजर करना है, 8 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। तो यदि मुझे 8 सेंटीमीटर मेजर करना है तो मैं छोटे वाले स्केल से तो नहीं कर सकता, क्या मुझे बड़ा वाला स्केल यूज करना पड़ेगा। बोलो, मैं छोटे वाले स्केल से तो मेजर नहीं कर सकता, मुझे बड़ा वाला स्केल यूज करना पड़ेगा। और बड़े वाले स्केल में यदि मैं 3 सेंटीमीटर से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, मुझे जो पॉइंट से स्टार्ट करना है उसको मैंने कहाँ पर रखा, 3 पर। यदि मुझे 8 तक पहुंच 8 मीटर कवर करना है तो क्या मुझे 11 तक जाना पड़ेगा। मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, 11 सेंटीमीटर तक। बोलो क्लियर है। यदि मैं 11 तक जाता हूँ, यदि मैं 11 सेंटीमीटर तक जाता हूँ तो एक बात बताना, जो मुझे स्केल में रीडिंग दिखेगा, जो मुझे स्केल में रीडिंग दिखेगा, क्या वो रीडिंग तो 11 सेंटीमीटर पर दिख रहा होगा। बोलो, रीडिंग कितने पर है, 11 पर। बोलो क्लियर है। और मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, क्या 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया है। बोलो, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, 3 से। और मुझे चाहिए कितना था, 8। तो क्या 3 का मुझे एरर मिल रहा है, जो सिस्टम में एरर जनरेट हुआ वो कितने का है, 3 सेंटीमीटर का। बोलो क्लियर है। बोलो, सिस्टम में मुझे एरर कितने का मिला, 3 सेंटीमीटर का। चलो, तो सिस्टमेटिक एरर को हम हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात याद रखना। सिस्टमेटिक एरर को हम हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत खराबी होने की वजह से आता है। इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत क्या होता है, खराबी होता है, उसकी वजह से आता है। बोलो क्लियर है। बताओ, क्लियर सभी को, सिस्टमेटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब दूसरा आता है रैंडम एरर। दूसरा कौन सा होता है, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर कैसे जनरेट होता है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जो
जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे हम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज करो वेदर चेंज, कोई पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसे टेम्परेचर चाहिए 50 डिग्री। जैसे कि सपोज करो कोई पर्सन क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे टेम्परेचर कितना चाहिए, 50 डिग्री। लेकिन सराउंडिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत चेंज होकर 48 आ गया, 47 आ गया। बोलो क्लियर है? सराउंडिंग में थोड़ा बहुत चेंज होने की वजह से टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया, 48, 47। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर थोड़ा बहुत फर्क आएगा? बोलो। लेकिन क्या हम एटमॉस्फेयर कंडीशन को, जैसे कि सपोज करो एयर का फ्लो है, जैसे किसका फ्लो है, एयर का फ्लो, जैसे प्रेशर, ग्रेविटी, चलो इन सबको ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको ह्यूमन 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। बोलो क्लियर है? अब यदि तुम रियल में देखोगे तो ग्रेविटेशनल का जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू हर जगह जगह पर चेंज होता जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसकी वजह से जिन भी एक्सपेरिमेंट में जी का यूज होगा वहां पर कुछ ना कुछ रीडिंग में चेंज मिलेगा। जहां पर जी का यूज होगा वहां पर रीडिंग में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। तो उसको पर्सन कंट्रोल, ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो किस में मारते हैं, रैंडम एरर में। बोलो क्लियर है? रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं जिनको ह्यूमन 100% कंट्रोल नहीं कर सकता। उनको ह्यूमन हमेशा उस एरर को मिनिमाइज करने का ट्राई करता है। ह्यूमन हमेशा उस एरर को मिनिमाइज करने का ट्राई करता है। बोलो क्लियर है? चलो पहला लिखो टाइप्स ऑफ एरर, हेडिंग डालो सभी, सभी हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एरर। और उसमें ये दोनों नाम लिखना, सिस्टमेटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर, और सेकंड रैंडम एरर। पहला क्या लिखोगे, सिस्टमेटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर, और दूसरा क्या लिखोगे, रैंडम एरर। बोलो क्लियर है? हाँ अभी मैं लिखा रहा हूँ, रिद्धान मैं दोबारा लिखा रहा हूँ, तब समझाऊंगा दोबारा से, ठीक है? परेशान मत हो। चलो तो पहला लिखो सिस्टमेटिक एरर। अब सभी लोग पहला हेडिंग डालो सिस्टमेटिक एरर। सभी लोग फर्स्ट हेडिंग डालो सिस्टमेटिक एरर। सभी लोग फर्स्ट हेडिंग डालो सिस्टमेटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसमें लिखना सभी, दिस टाइप ऑफ एरर, दिस टाइप ऑफ एरर, this type of error is generated, this type of error is generated due to, this type of error is generated due to some change, error is generated due to some change or some fault
ड्यू टू सम चेंज और फॉल्ट इन द सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट, इन द सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिखो। सर रिपीट, दिस टाइप ऑफ एरर generated due to some change or fault in the system or instrument, in the system or instrument। ठीक है, बोलो क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देके बताता हूं। देखो क्या हुआ, तुम लोगों ने पढ़ा होगा सभी ने कि करंट मेजर के लिए करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जो कहलाता है एमीटर। करंट मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट में, करंट मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट में, फॉर करंट मेजर इन एनी सर्किट, एक डिवाइस हमें रिक्वायरमेंट होता है और हमने उसे क्या नाम दिया हुआ है, एमीटर। बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है, अब जो एमीटर डिवाइस रहता है, वो एमीटर डिवाइस किस तरह का होता है बताता हूँ। ऐसे यहाँ पे रीडिंग है 1 2 3 4 एम्पियर में, वो 1 पर भी स्विच करेगा, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी, इस तरह से उसका रीडिंग रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक सर्किट में हम लोगों ने इनिशियली जब एमीटर लिया तो इनिशियली जो एमीटर है वो करंट बता रहा है कितना, इनिशियली जो एमीटर करंट है विदाउट कोई भी करंट सप्लाई का, इनिशियल रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर when switch is off, when switch is off। जब स्विच क्या है, ऑफ है, तो उसका रीडिंग कितना है, 0.5 एम्पियर। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, व्हेन स्विच इज ऑन रीडिंग इज 4.6 एम्पियर। अब तुमसे पूछ लिया गया फाइंड द रियल करंट इन द सर्किट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। बोलो कितना आएगा? क्या 4.1 आएगा? बोलो क्या आएगा? 4.1। क्लियर है सभी को? बताओ क्या ये बात क्लियर? क्योंकि क्या, ये जो 0.5 एम्पियर को रीडिंग दिखा रहा है जब क्या है, स्विच ऑफ, जब स्विच क्या है, ऑफ, और वो क्या रीडिंग दिखा रहा है, 0.5 एम्पियर। क्या ये उसका एरर बता रहा है? ये उसका क्या बता रहा है, एरर, कि इस इंस्ट्रूमेंट का इतना तो क्या है, एरर है। बोलो क्लियर है? बताओ। चलो ये एग्जांपल नोट कर लो। एमीटर इज ए डिवाइस, लिखना सभी, एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट, एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट, मीटर is a device which is used to measure the current in a circuit। If the initial reading of the emitter is, अब तो ये सेम नोट कर लो, इनिशियल रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0.5 एम्पियर व्हेन स्विच इज ऑफ,
when switch is on the reading is 4.6, then the find the amount of current in the circuit. नोट करो सभी। जब स्विच ऑफ होगा तो उसको रीडिंग कितना आना चाहिए? क्या जीरो होना चाहिए? क्योंकि हमने सर्किट में कोई करंट ही फ्लो नहीं किया है, तो एमीटर का रीडिंग भी तो कितना होना चाहिए? जीरो। लेकिन जब स्विच ऑफ है तो वो कितना दिखा रहा है? 0.5। और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या वो दिखाएगा? 4.6 दिखा रहा है। वो कितना दिखा रहा है? 4.6। रियल में उसमें 4.6 फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये कभी कभी क्या होता है, डिवाइस जब हम बनाते हैं तो डिवाइस में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। हर डिवाइस परफेक्ट नहीं बन सकता। हम ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग में भी तुम कभी भी देखोगे ना, नया एमीटर खरीद के लाए, वो जीरो पे रहता है। लेकिन जैसे जैसे तुम उसे एक्सपेरिमेंट में यूज लेते जाओगे ना, जैसे जैसे तुम उसे एक्सपेरिमेंट में यूज लेते जाओगे, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। कौन सी वाली? मैंने ये लिख लिया है ना। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी तो ये लिखना था। ठीक है कि क्या समझा रहा हूँ वो सुन लो। कि हम जब भी कोई डिवाइस यूज करते हैं ना, तो यदि हमारा डिवाइस बिल्कुल करंट न्यू है, हाँ, तब तो उसमें एरर के चांस बहुत कम रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई डिवाइस लगातार यूज होता हुआ जाता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा एरर क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है करंटली यूज के साथ साथ। बहुत सारी कंडीशन उस पर इफेक्टिव होती हैं। टेम्परेचर की वजह से उसमें कुछ भी चेंज आ सकता है। ठीक है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन की वजह से लगातार वो डिवाइस क्या होता जाता है? थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होता जाता है। और उसमें बहुत सारे क्या आते जाते हैं? चेंज आते आते हैं। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया सिस्टमेटिक एरर। इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना, वी कैन रिड्यूस द सिस्टमेटिक एरर, we can reduce the systematic error we can reduce the systematic error। ठीक है, बोलो क्लियर है? नोट कर लिया सभी ने? चलो, अब दूसरा लिखो, रैंडम एरर। दूसरा क्या लिखो? रैंडम एरर। सभी दूसरा पॉइंट लिखो, रैंडम एरर। रैंडम एरर। और रैंडम एरर में सभी लिखना, दिस टाइप ऑफ एरर इज जनरेटेड, रैंडम एरर। और इसमें टाइप ऑफ एरर इज जनरेटेड, दिस टाइप ऑफ एरर इज जनरेटेड ड्यू टू change in surrounding condition, due to change in surrounding condition, due to change in surrounding condition। ठीक है,
लाइक एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ग्रेविटी, डेंसिटी। लाइक एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ग्रेविटी, डेंसिटी। बोलो क्लियर है सभी को? तो ये सारी बहुत सारी कंडीशन होती है जिनमें चेंज होने की वजह से क्या होता है, रैंडम एरर जनरेट होता है। तो अब नेक्स्ट लिखना सभी इसी में, वी कैन नॉट कंप्लीट, वी कैन नॉट कंप्लीट, वी कैन नॉट कंप्लीट, वी कैन नॉट completely reduce the random error, we cannot completely reduce the random error, we can only minimize them up to a fixed limit, we can only minimize them up to a fixed limit। हम रैंडम एरर को कभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं, हम उनको एक मिनिमम अमाउंट तक पहुंचा सकते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? वी कैन नॉट completely reduce the random error, we can only minimize them up to a fixed limit। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? नोट कर लिया? वी कैन नॉट completely reduce the random error, we can only minimize them up to a fixed limit, we can only minimize them up to a fixed limit। चलो नेक्स्ट लाइन लिखा, टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, to minimize the random error, the experiment is performed, to minimize the random error, the experiment is performed at different places, experiment is performed at different places, at different temperature, at a different pressure, to minimize the random error, experiment is performed at different places, at different condition। ठीक है, हो गया? चलो अब तुम्हें पता चल गया कि किसी भी जो क्वांटिटी है उसमें एरर को हम हमेशा क्या सोचते हैं, मिनिमाइज करने का सोचते हैं। रैंडम एरर को हम हमेशा क्या करने का सोचते हैं, मिनिमाइज करने का सोचते हैं। अब तुमने कभी भी सुना होगा किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो कभी भी हम एक रीडिंग पर फिनिश नहीं करते हैं। देखा है सभी ने? जब भी हम कभी भी एक्सपेरिमेंट का बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में कभी भी हम एक रीडिंग लेकर हमारा फाइनल आंसर कभी भी फाइंड आउट नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो कंडीशन है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो कंडीशन है वो बहुत अलग अलग होती हैं। गौरी एक बार दोबारा से चेक करो, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती हैं जो उसके फेवर में भी हो सकती हैं और जो उसके फेवर में नहीं भी हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी रीडिंग लेते हैं। तो वन रीडिंग को हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, एक रीडिंग को हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं। उसके लिए हम कम से कम मिनिमम मान लो तो 5 to 6 रीडिंग लेते हैं। 5 मिनिमम रीडिंग हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का लेते हैं ताकि हम एरर को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। बोलो क्लियर है? बताओ
क्या ये बात क्लियर है? जब भी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए वन रीडिंग कभी भी यूज नहीं करते हैं, ताकि हम उसमें जो प्रेजेंट एरर है उसको हमेशा क्या कर सकें, मिनिमाइज। अब सपोज करो मुझे किसी भी एक, बाद में तुम लोग केमिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे जिसमें ब्यूरेट होगा, प्रिपेट होगा, उसमें कुछ ऐसी रीडिंग आती है लेंथ की, उसमें कुछ रीडिंग किसकी आती है, लेंथ की। अभी मैं सिंपल लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स में लूंगा तो फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐसे केस में आएंगे आंसर। तो सपोज कर लो कुछ लेंथ की रीडिंग इस तरह से आई, पहले पर्सन ने पहली बार जब किया तो 25.3, फिर एक दोबारा किया तो 25.1, अगली बार किया तो 25.4 आ गया, अगली बार किया तो 25.2 आया, अगली बार किया तो 25.3 आया। बोलो क्लियर है? एक ही पर्सन ने अलग अलग कंडीशन पर एक ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो उसे कुछ कुछ इस तरह से रीडिंग मिली 5। बोलो क्लियर है? अब हम ये हर बार सोचते हैं कि इनमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सी है। अब हम इनमें से क्या सोचें कि इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है। ये तो अलग अलग रीडिंग आ गई, R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, R4 आ गया। तो इसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होती है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, मीन। उसके लिए हम क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू। बोलो पता है सभी को ये बात? 9th-10th क्लास में सीखा है मीन वैल्यू निकालना। ठीक है, तो मीन वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम R1 को ऐड किया, R2 को भी ऐड किया। अब जितना हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है n टाइम, अपॉन n कर देते हैं। बोलो क्लियर है? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn अपॉन n, क्या ये हम एवरेज निकाला है? बोलो, क्या यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी? यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी, मीन वैल्यू। इसे हम क्या बोल देंगे, मीन वैल्यू। बोलो क्लियर है? क्या इसे हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट मान सकते हैं? क्योंकि मेरा सारा रीडिंग इसी के अप्रोक्स आएगा, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो यही रहेगा। बोलो क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या मीन वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी रीडिंग वाइज आई है, क्या इनमें कुछ डिफरेंस होगा? इनमें कुछ क्या रहेगा, डिफरेंस। तो वहां से क्या जनरेट होता है, एरर। वहां से क्या जनरेट करते हैं हम, हर क्वांटिटी का एरर। तो यहां पर हम निकालते हैं डेल्टा R1, यानी पहली रीडिंग में कितना एरर है। तो ये लिखते हैं मीन वैल्यू माइनस R1, मीन वैल्यू माइनस R1। ऐसे ही निकालते हैं डेल्टा R2, ये आएगा मीन वैल्यू माइनस R2। ऐसे ही डेल्टा R3 क्या आएगा, मीन वैल्यू माइनस R3। बोलो क्लियर है? और ऐसे ही क्या आएगा, डेल्टा Rn, nth क्वांटिटी में कितना एरर है, यानी मीन वैल्यू माइनस Rn। बोलो क्लियर? क्या हर क्वांटिटी में तुम्हें एरर मिल गया? मीन वैल्यू से कितना अप और डाउन है। बोलो क्लियर है? ये सब कहलाते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये सब कौन से एरर कहलाते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब इनमें से कुछ एरर क्या हो सकते हैं, एक मिनट मैं पूरा बताऊंगा दोबारा से, टेंशन मत लो। मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझानी है तो मैं दोबारा बताऊंगा। ये एरर कौन से कहलाते हैं, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, ये सब कहलाते हैं एब्सोल्यूट एरर। कि हर फिजिकल रीडिंग, जो भी क्वांटिटी की हम लोगों ने रीडिंग ली है, उस रीडिंग में कितना एरर आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू मीन वैल्यू। उस क्वांटिटी में मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना एरर आ रहा है, वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। बोलो क्लियर है? चल, अब एक बात बताओ, क्या इनमें से एब्सोल्यूट एरर में कुछ एरर पॉजिटिव होंगे और कुछ एरर नेगेटिव भी होंगे? बताओ। इन एब्सोल्यूट एरर में से कुछ एरर क्या होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, और कुछ एरर क्या रहेंगे, नेगेटिव भी। बोलो क्लियर है? ये बात सभी को, सभी रिप्लाई करो। एब्सोल्यूट एरर की कुछ वैल्यू में से जो हमारी रीडिंग आएगी,
वो हमें पॉजिटिव भी दिखाई देगी और कुछ रीडिंग एब्सोल्यूट एरर की नेगेटिव भी दिखाई देंगी। बोलो क्लियर है? अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं। हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये ध्यान से सुनना, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जिसे हम डेल्टा आर आर बार बोल दूं, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर टू। हर किसी एब्सोल्यूट एरर का सिर्फ क्या लोगे? मैग्नीट्यूड, और उन सबको क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। बोलो क्लियर है? क्योंकि यदि तुम मैग्नीट्यूड लोगे तो तुम्हें साइन का जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सबसे अच्छा एरर मिलेगा उस टाइम? बोलो। यदि तुम विदाउट साइन के सबको ऐड करते हो तो क्या तुम्हें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एरर हो सकता है, क्या वो तुम्हें फाइंड आउट हो जाएगा? बोलो। और कभी भी हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हमें उसका मैक्सिमम एरर मिले। हमें उसका क्या मिले? मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? मैक्सिमम एरर का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है कि बाद में कोई भी जनरल पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करे तो एक फिक्स वैल्यू तक तो एक फिक्स वैल्यू तक उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब भी हम मैक्सिमम एरर का बात करते हैं तो साइंटिस्ट हमेशा मैक्सिमम एरर क्यों फाइंड आउट करते हैं? कि कोई भी जनरल पर्सन कहीं भी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है तो इतने से ज्यादा उसका आंसर नहीं आना चाहिए। यदि इतने एरर से भी ज्यादा उसका आंसर आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। बोलो क्लियर है ये बात? इसीलिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है? चलो अब लिखाऊं इसमें? बताओ, क्या मैं लिखाऊं आप सभी को? तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं। चलो पहले ये लिखना, वी कैन नॉट अंजिक के, मैं दोबारा भी बताऊंगा। टेंशन मतलब एक बार नहीं, कम से कम दो बार समझाऊंगा हर चीज को। ठीक है? पहले छोटे छोटे पॉइंट है वो लिख लो, फिर दोबारा से यही आएगा मीन वैल्यू। अभी इसका बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें लिखना सभी, वी कैन नॉट फाइंड आउट वैल्यू। कुछ सिर्फ स्टार बना के शुरू कर दो लिखना। हेडिंग कुछ नहीं है, सिर्फ स्टार बना के लिखना शुरू करो। ठीक है? पहले कुछ कुछ पॉइंट है वो लिख लो सभी। अभी मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखो। स्क्रीन नॉट स्क्रीन। सिया नया पेज है, मैंने नया पेज लोड कर दिया, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? नया पेज लोड किया है, उस पर कुछ नहीं है, वो खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है। सर नो वॉइस। तनीषा एक बार दोबारा ज्वाइन करो। तनीषा एक बार दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है? चलो सभी एक बार इसमें नोट करना, वी कैन नॉट we cannot find out we cannot find out the accurate value of we cannot find out the accurate value of any physical quantity
We cannot find out the accurate value of any physical quantity. We cannot find out the accurate value of any physical quantity. Accurate value of any physical quantity, because the device because the device from which the device from which the quantity is measured because the device from which the quantity is measured always having always having some amount of error, always having some amount of error, always having some amount of error. ठीक है, तो कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कंप्लीटली क्या हो, परफेक्ट। उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या रहता है, एरर। बोलो क्लियर है। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो। फॉर ए डिवाइस, फॉर ए जनरल स्केल या फॉर ए सिंपल स्केल, फॉर ए सिंपल स्केल, फॉर ए सिंपल स्केल, for a simple scale the minimum length, for a simple scale the minimum length that can be measured, the minimum length that can be measured by 8 is 1 centimeter. नहीं, 1 mm। for a simple scale, for a simple scale the minimum length, the minimum length that can be measured, the minimum length that can be measured by 8 is 1 mm, by 8 is 1 mm, is 1 mm। बोलो क्लियर है। सर बाई के बाद क्या है, द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाई इज 1 mm, इज 1 mm, 1 मिलीमीटर। यदि हम बात करें तो एक सिंपल जनरल स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 1 mm को। बोलो क्लियर है। बोलो क्लियर है सभी को। चलो, तो मिनिमम लेंथ जो एक स्केल मेजर कर सकता है वो कितना होता है, 1 mm। इफ एनी ऑब्जेक्ट, इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखना, if any object, if any object which is having size less than 1 mm, if any object which is having size less than 1 mm, less than 1 mm, we cannot measure by 8, we cannot measure by this scale, we cannot measure it by this scale। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर। If any object which is having size less than 1 mm, we cannot measure by this scale,
If any object which is having size less than 1 mm, we cannot measure it by this scale. ठीक है? That's why the least count of this scale. That's why the least count of the scale is 1 mm. That's why the least count of the scale is 1 mm. That's why the least count of the scale is 1 mm. That's why the least count of the scale is 1 mm. That's why the least count of the scale is 1 mm. ठीक है? अब हेडिंग डालो लीस्ट काउंट। हेडिंग क्या डालोगे? लीस्ट काउंट। नाम आ चुका है तो इसका भी पता होना चाहिए क्या होता है। सभी हेडिंग डालो लीस्ट काउंट। सभी हेडिंग डालो लीस्ट काउंट। डाल दी हेडिंग सभी ने? बोलो, डाल दिए सभी ने? हाँ, तो इसमें लिखना लीस्ट काउंट इज द मिनिमम रीडिंग। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम रीडिंग। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम रीडिंग। Least count is the minimum reading that can be measured by any device. That can be measured by any device is known as least count of that device. Is known as least count of that device. Is known as least count of that device. क्लियर है सभी को? बोलो। Minimum reading that can be measured by any device. Minimum reading that can be measured by any device is known as least count of that device. Is known as least count of that device. बोलो क्लियर है? चलो, इसी में नेक्स्ट लिख लेना एक पॉइंट एग्जांपल में। लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 1 mm. लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 1 mm. स्केल इज 1 mm. अजिंक्य, मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। कुछ कुछ का रहता है हमेशा नेट प्रॉब्लम थोड़ा बहुत। और लिखो, एक और एग्जांपल लिख लो। लीस्ट काउंट ऑफ वेट मशीन, लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल वेइंग मशीन इज 1 ग्राम। लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल वेइंग मशीन इज 1 ग्राम। बोलो क्लियर है? बताओ। लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल वेइंग मशीन इज 1 ग्राम। बोलो क्लियर? चलो नोट करो यहां तक सभी। कर लिया? चलो, अब सभी लिखना स्टार्ट करना। in a experiment in an experiment to find out the accurate value of
accurate value of quantity, physical quantity and readings are taken and readings are प्रीवियस पेज पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। साई ये मत लिखना, ये अभी दोबारा लिखा रहा हूं, ये अभी लिखने का ट्राई मत करना, ठीक है। एंड रीडिंग्स आर टेकन and the readings are and the readings are R1, R2, R3 and up to Rn। एक बार रिजॉइन करो सभी, सभी रिजॉइन करो जिनको वॉइस नहीं आ रही है। And the readings are R1, R2, R3 up to Rn। बोलो क्लियर है? नोट कर लिया यहां तक सभी ने? बोलो नोट कर लिया? चलो चलो, अब जैसे मैं बना रहा हूं ना पूरा सभी लोग उसी तरह से ड्रॉ करोगे, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया रीडिंग, यहाँ पर मीन वैल्यू, यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर मीन वैल्यू, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर नीचे लिख लेना एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। रीडिंग्स, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, बोलो क्लियर है? जैसे सपोज कर लो रीडिंग है R1, R2, R3 अप टू Rn, तो इनकी मीन वैल्यू क्या आएगी? R डैश, R बार क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn अपॉन n, बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? अब एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा आर से, तो डेल्टा R1 क्या होगा? R डैश माइनस R1, R डैश माइनस R1। डेल्टा R2 क्या होगा? R डैश माइनस R2। ऐसे ही डेल्टा Rn क्या आएगा? R डैश माइनस Rn, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया? डेल्टा आर डैश, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेल्टा आर डैश, तो डेल्टा आर डैश क्या हुआ?
मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा R1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा R2 continuously showing on magnitude of delta Rn upon n। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है? क्या हुआ अंजिक बोलो, अंजिक बोलो क्या क्लियर नहीं है? एब्सोल्यूट एरर, देखो एब्सोल्यूट एरर मैंने क्या कहा कि हमें ये नहीं पता R1 सही है, R2 सही है, R3 सही है, Rn सही है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? पहले मीन वैल्यू, पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? मीन वैल्यू कि सभी को ऐड करके n से क्या कर दिया? डिवाइड। तो हमें क्या मिल गई? इन सब की रीडिंग की मीन रीडिंग वैल्यू। जब मीन वैल्यू मिल चुकी है तो हमें पता चला ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा क्या है? एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन क्या ये एक्यूरेट वैल्यू इन सबसे थोड़ा थोड़ा डिफर हो सकती है? ये एक्यूरेट वैल्यू इन सबसे क्या हो सकती है? डिफर हो सकती है। तो इसमें और इसके रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंस है, वही क्या कहलाया? हमारा एब्सोल्यूट एरर। वही मेरा क्या कहलाया? एब्सोल्यूट एरर। तो पहले ही वाली रीडिंग में कितना एरर आया? तो डेल्टा R1 इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस R1। बोलो क्लियर? ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन टू, मीन वैल्यू माइनस रीडिंग टू। एब्सोल्यूट एरर इन n कितना आ गया? मीन वैल्यू माइनस Rn। क्लियर है? तो इसलिए फिर हम लोग क्या निकालते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर के केस में हम लोग हमेशा हर जो एब्सोल्यूट एरर आया है उन सब का क्या लेते हैं? मॉड। मॉड का मतलब हम उनका सिर्फ क्या यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड। कभी भी साइन का यूज नहीं कर, कभी भी साइन का यूज नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फिजिकल क्वांटिटी के एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरर मिल सके, ताकि हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या मिल सके? एरर। ताकि कोई भी बाद में उस परफॉर्म करे उस एक्सपेरिमेंट को तो उस एरर से ज्यादा उसका एरर कभी भी नहीं आए। क्लियर है बात? बोलो। यहाँ तक बनाओ एक बार, मैं सारे पॉइंट अभी लिखाऊंगा। यहाँ तक एक बार बना लो सभी इस डायग्राम को, फिर मैं अभी इनके पॉइंट लिखा दूंगा हर किसी के। सभी लोग ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं इनके पॉइंट लिखाऊंगा अभी। और 1 मिनट बनाओ, बस 1 मिनट रुकना। चलो नोट कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? बोलो कर लिया नोट? चलो अब सभी कुछ पॉइंट लिखना। सभी कुछ पॉइंट लिखना।
अन्य की बस तो आनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तो। इन द एक्सपेरिमेंट, इन द एक्सपेरिमेंट, in the experiment, we cannot find out the true value of a physical quantity. In the experiment, we cannot find out the true value of a physical quantity. We cannot find out the true value of a physical quantity. That's why, that's why we cannot find out the true value of a physical quantity. That's why we find out that's why we find out the mean value. That's why we find out the mean value of the reading. That's why we find out the mean value of the reading. Mean value of the reading. And consider it and consider it as the true value. And consider it as the true value. And consider it as the true value. कहाँ से रिपीट करना है? मैंने क्या बोला कि हम कभी भी एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अलग अलग रीडिंग का, और उन सबको क्या कर लेते हैं, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं. इन द एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, सो वी फाइंड आउट द मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग एंड कंसिडर इट एज ट्रू वैल्यू. क्लियर है सिया? बोलो. चलो, नोट कर लिया. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना एब्सोल्यूट एरर. सभी नेक्स्ट हेडिंग डालना एब्सोल्यूट एरर. सभी नेक्स्ट हेडिंग डालना एब्सोल्यूट एरर. और इसमें लिखना एफ द डिफरेंस, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस मीन, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ब्रैकेट में मीनिंग मीन वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू एंड टू इंडिविजुअल रीडिंग, टू इंडिविजुअल रीडिंग. किस किस का डिफरेंस होता है? ट्रू वैल्यू का और इंडिविजुअल रीडिंग का डिफरेंस होता है. बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर सभी को? ठीक है. अब इसी में नेक्स्ट लाइन में लिख लेना एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. यदि मैंने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू टू इंडिविजुअल रीडिंग. एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू टू इंडिविजुअल रीडिंग. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट लाइन में लिखना एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. एब्सोल्यूट एरर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर. और नेक्स्ट हेडिंग डालो मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर,
आफ्टर इंडिविजुअल वैल्यू के बाद क्या बताया? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू टू इंडिविजुअल रीडिंग एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसमें लिखना इट इज द अर्थमेटिक मीन, इट इज द अर्थमेटिक मीन it is the arithmetic mean of it is the arithmetic mean of all values, all numerical values, ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट साइन। it is the arithmetic mean of all numerical values, ब्रैकेट में विदाउट साइन, of absolute error, of absolute error। क्लियर है सभी को? ये अर्थमेटिक मीन होता है किसका? सभी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज का, सभी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन होता है। बोलो क्लियर है सभी को? क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्रैक्शनल एरर। एक और हेडिंग डालो सभी, फ्रैक्शनल एरर। सभी एक और हेडिंग डालो, फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर में लिखना सभी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, और नेक्स्ट लिखना परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। और ये रहता है क्या? फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। चलो नोट करो सभी, फ्रैक्शनल एरर नोट करो, परसेंटेज एरर नोट करो। सभी लोग यहाँ तक नोट करो, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। कर लिया सभी ने? चलो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट, जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट, generally it is considered that for any experiment, generally it is considered that for any experiment the value of percentage error, the value of percentage error should not be, the value of percentage error should not be greater than 5%, the value of percentage error should not be greater than 5%। बोलो क्लियर? ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि एक्सपेरिमेंट को हम तब तक रिपीट करते ही रहते हैं जब तक उसमें एरर 5% से कम नहीं आए। बोलो क्लियर है? जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट, जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट फॉर एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर, जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर not be more than 5%, should not be more than 5%। जनरली ये कंसिडर किया जाता है। बोलो क्लियर है?
बोलो। अब ये लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लो कि मेजर्ड वैल्यू, ये सभी याद रखना, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ये नोट कर लो सभी, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और हमारी रीडिंग जो आती है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और हमारी रीडिंग इस तरह से आती है, उसे हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, कि इतना उससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बोलो क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट को हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है। जब कॉलेज में जाओगे तब वहां पर हमेशा इसी तरह से लिखना होता है, यहाँ पर तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉलेज में जाओगे ना तब तुम्हें ये लिखना पड़ता है, एरर हमेशा साथ में, ताकि एरर से हमें डिवाइस के बारे में पता चलता है कि कौन से डिवाइस से हमने क्या मेजर किया है। एरर से हमें क्या पता चलता है, बेसिकली डिवाइस का, कि डिवाइस तुमने कौन सा यूज किया है। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर? चलो, अब इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दो तीन इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, और फिर पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। दो तीन इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्या पढ़ेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बोलो क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, ओके।